नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रतिशत के पार्ट फर्स्ट में हमने अंत में चीनी चाय और वस्तु के मूल्य में कमी और वृद्धि के क्वेश्चन देखे थे, उनसे आगे अब हम बढ़ेंगे। एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन इसका वही लेंगे। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूं कि चीनी के भाव में 16.2/3% की कमी होने के कारण एक महिला 120 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य बताइए। तो यहां इसको देखते हैं। उसने भाव में क्या की? कमी की। वही चीज कि किसी भी चीज के भाव में कमी हो जाएगी तो आप उसी खर्चे के अंदर वस्तु ज्यादा ला पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? भाव कितना था? पहले 1/6 भाग कमी बोल रहा है। इसका मतलब मूल्य का अनुपात आप बना सकते हैं, जो मैंने कल आपको बता दिया था पहले लेक्चर में, कि पुराना मूल्य यहां से कितना हो जाएगा? 6 इकाई, और नया मूल्य यहां से कितना हो जाएगा? 5 इकाई। कमी कर दी पुराना, क्योंकि तुलना किसके साथ की जा रही है? पुराने मूल्य के साथ, क्योंकि पुराने मूल्य में कमी होगी, जिसके कारण यहाँ अपन देखेंगे कि पुराना मूल्य 6 इकाई, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? 5 इकाई। अब देखिए, यहाँ अपन को वस्तु का अनुपात लाना जरूरी है। वस्तु का अनुपात मूल्य के अनुपात का उल्टा होता है, जो अपन ने कल देखा था। 5:6 हो जाएगा। देखिए यहाँ से कितनी वस्तु अधिक खरीद पा रहा है? 1 इकाई वस्तु अधिक खरीद पा रहा है। ये काम क्यों करना पड़ रहा है अपन को? क्योंकि भाव निकालने के लिए मूल्य में किसका भाग लगाते हैं? किलोग्राम का भाग लगाते हैं। वो कितना किलोग्राम लेके आया, तो किलोग्राम पहले इनके निकालने पड़ेंगे कि पहले वह कितना लेके आया और अब कितना लेके आ रहा है। उसके लिए 1 इकाई अधिक खरीद रहा है, जबकि उसने कितना बताया था? 6 किलोग्राम अधिक। 1 इकाई का मान 6 किलोग्राम, तो वह पहले कितनी खरीद रहा था? 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान 6 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 30 किलोग्राम पहले खरीद रहा था। और अब कितनी खरीद रही थी वो? 36 किलोग्राम खरीद रही थी, क्योंकि 1 इकाई का मान 6 किलोग्राम यहाँ से दिया गया है। उसने बताया कि 1 किलोग्राम अधिक, जबकि उसने कितना बताया? 6 किलोग्राम। तो 5 का मान 30 किलोग्राम और 6 का मान 36 किलोग्राम है। अब बात होती है वास्तविक भाव की। तो भाव निकालने के लिए आप क्या करते हैं? रुपए में किसका भाग लगाते हैं? किलोग्राम का। रुपए कितने थे? 120 रुपए। किलोग्राम कितना ला रहा है? पहले 30 किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा? पहले भाव था 4 रुपए प्रति किलोग्राम का, जबकि अब नया भाव पूछना चाहे तो उन्हीं 120 रुपए के अंदर कितना लेके आ रहा है? वो 36 किलोग्राम लेके आ रही है। तो कितना हो जाएगा? काट लेंगे और इतना रुपए प्रति किलोग्राम अपना आंसर आ जाएगा। तो ये है। इस क्वेश्चन को अपन ने कल भी देखा था। ये उसका सेकंड क्वेश्चन था, जो अलग रूप से बदला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए आप। इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन और चीनी चाय और वस्तु के मूल्य से संबंधित बना सकता है, वो देखते हैं अपन। तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ, और तीनों टाइप के क्वेश्चनों को आपको इसको देखना है। कुछ भी बना सकता है, आपको इसकी भाषाओं को ध्यान से समझना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं इसको। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण एक महिला अपनी खपत में कितनी कमी करे? एक महिला अपनी खपत में कितनी कमी करे ताकि उसका खर्च 10% बढ़ जाए? यानी मूल्य में वृद्धि होगी तो अपने खपत में यानी वस्तु में वो कमी करेगी, लेकिन कितनी कमी करे? जिससे कि पहले वाले क्वेश्चन में खर्च क्या हो रहा था? समान था, वही खर्च था, लेकिन अब खर्च कितना बढ़ने के लिए बोल रहा है? 10% खर्चा भी बढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ वही चीज है, 25% की वृद्धि बोली उसने, यानी 1/4 भाग। यानी मूल्य का अनुपात यहाँ से बना सकते हैं। पुराना मूल्य कितना होगा? 4 इकाई, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? 4 में 1 की वृद्धि कितना? 5 इकाई। ये मूल्य का अनुपात बन के अपने पास आ गया।
अपन को वस्तु का अनुपात भी बनाना होगा। वस्तु का अनुपात उल्टा हो जाता है तो कितना हो जाएगा 5:4। तो देखो वस्तु पहले 5 लेके आ रहा था और अब कितनी लेके आ रहा है 4। तो कितने की कमी कर रहा है वो 1 की कमी कर रहा है। लेकिन ये काम अपन तभी कर सकते हैं जब आपको ये कहा जाता कि खर्चा सेम रहे, खर्चा वही रहे। तो देखो 20-20 खर्चा है तो कोई दिक्कत नहीं थी और वस्तु में अपन कमी बता देते 1 की कमी 5 में से गुणा 100। लेकिन ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ी सी चीज को और बढ़ा दिया गया है। वो क्या है, उसने कहा है कि खर्चा भी 10% बढ़ जाना चाहिए अब वाला। यानी अब वाला जो खर्चा है कौन सा, ये वाला, पहले वाला नहीं, अब का जो खर्चा है वो क्या हो जाना चाहिए 10% बढ़ जाना चाहिए। तो ये खर्चा 10% बढ़ने के लिए बोल रहा है तो इसका 20 का 10% कितना हुआ बोलो, 20 का 10% कितना हुआ वो बढ़ाएंगे अपन इसमें। तो ये बढ़ेगा तो ये वस्तु का मान भी बढ़ेगा, तभी तो गुणा होके दोनों समान रूप से आएंगे। तो ये 10% बढ़ाने के लिए बोला तो इसका 1/10 भाग 2 रुपए हो जाएगा। तो 2 बढ़ जाएगा, यहाँ 2 बढ़ेगा। खर्चा जब बढ़ेगा तो वस्तु का मान भी बढ़ेगा। 4 का भी 10% जो है वो बढ़ जाएगा। तो 4 का 10% कितना होगा 0.4। तो इसमें 0.4 बढ़ जाएगा तो 4.4 हो गया। अब देखो ये खर्चा बढ़ने के कारण यहाँ 4 की जगह कितना बढ़ गया 4.4। तो कहने का मतलब अब कमी पहले 1 की जब हो रही थी अब कमी 1 की नहीं रही। कितने की रही वस्तु में कमी, अब वस्तु में कमी ओनली 0.6 की रही है। कितने की रही है 0.6 की। कितने में से 5 में से गुणा 100 कितना आ जाएगा इसको 20×5 100 120 12%। 12% की कमी रह गई, वरना कितनी आ रही थी 20% आ रही थी। यही ध्यान से अपन को पढ़कर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक महिला अपनी खपत में कितनी कमी करे ताकि उसका खर्च 10% बढ़ जाए। यानी वही मूल्य का अनुपात अपन को बनाना है। वृद्धि कितने की बोली है 1/5 भाग, 20% का मतलब कितना हुआ 1/5 भाग की वृद्धि। तो मूल्य का अनुपात बनेगा पुराना अनुपात या पुराना मूल्य बना 5। तो नया कितना होगा 5 में 1 की वृद्धि 6। वस्तु का अनुपात ये मैंने बता दिया आपको, मूल्य और वस्तु एक दूसरे के उल्टे होते हैं क्योंकि वही चीज 10 रुपए पहले अपने पास है तो 10 रुपए में अपन यहाँ पे वस्तु लाना चाहते हैं। 1 रुपए की एक टॉफी है तो अपन कितनी टॉफी लेकर आएंगे 10 रुपए में 10। लेकिन यदि प्रत्येक टॉफी का मूल्य 2 रुपए कर दिया गया यानी बढ़ा दिया गया तो आप वस्तु कम ला पाएंगे। तो मूल्य और वस्तु एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं, विलोम अनुपात में होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6:5। अब आगे अपन को ये देखना है, पहले भी खर्चा 30 था और अभी भी खर्चा कितना है 30। लेकिन उसने कहा है कि खर्चा समान नहीं होना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए बढ़ जाना चाहिए, कितना 10%। तो खर्चे को 10% बढ़ाएंगे। 30 का 10% कितना होगा, का मतलब गुणा 10%, 1/10 भाग 3 रुपए। तो 3 यहाँ बढ़ेगा तो ये 33 होगा 30 से। तो ये 33 कब होना चाहिए जब ये भी बढ़ेगा। तो इसके अंदर बढ़ाएंगे 5 का 10%, 5 का 10% कितना हो जाएगा 0.5। तो ये हो जाएगा 5.5। अब ये कहानी 5 ना रहकर कितनी बन गई 5.5। तो 6 से 5.5 यानी कितने की कमी हुई 0.5 की कमी रह गई। अब कितने की कमी रह गई 0.5 की कमी रह गई वस्तु में। कितने में से 6 में से गुणा 100। 0.5 की कमी कितने में से 6 में से गुणा 100। अब इसको सोल्व कर देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 60 बन जाएगा गुणा 100। एक बिंदु से एक बिंदु कट गया, 50 में किसका भाग दे देंगे 6 का। ये अपनी कमी आ जाएगी। तो यहाँ 8 6 48 2/6 यानी 8 सही 1/3%। ये कहानी थी इस क्वेश्चन की। अब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे किताब से लेकर क्वेश्चन को। अब आगे चलते हैं और आगे अगले टाइप के क्वेश्चनों की बारी आती है और उनको देखते हैं एक एक करके। अगला टाइप जो है वो टाइप नंबर 3 जो बट्टा के बेस पर लिया जाता है और उसके बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। छूट जिसका दूसरा नाम है बट्टा छूट, इसको अपन बोल सकते हैं। और इसी का एक क्वेश्चन भाषा में पूछा जाता है और कभी कभी इसका एक क्वेश्चन समतुल्य बट्टा का आता है।
सबसे पहला भाग जो लेना चाह रहे हैं वो है समतुल्य बटा का। समतुल्य बट्टा का ये जो टाइप है ये कब लागू होता है, जब दो या दो से अधिक परसेंटेजों की तुलना किसी क्वेश्चन में की जाती है। जैसे आपने जनसंख्या के क्वेश्चन देखे होंगे कि किसी नगर की जनसंख्या पहले वर्ष कम हो गई, दूसरे वर्ष बढ़ गई, तीसरे वर्ष वापस कम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि बट्टा का मेथड तभी लगेगा जब, और इसके अलग अलग फॉर्मूले भी हैं, लेकिन फॉर्मूले और ट्रिक के अनुसार करते हैं तो मिश्र भिन्न की परसेंटेज आते ही फेल हो जाएंगे। इससे बचने के लिए एक नया तरीका आप यहाँ ध्यान से देखना, मैं बता सकता हूँ, तीनों बता दूंगा लेकिन कोई मतलब नहीं होगा। टाइम को बचाने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। समतुल्य बट्टा क्या होता है, लगातार छूट। एक क्वेश्चन इसका आता है भाषा के अंदर और एक क्वेश्चन समतुल्य बट्टा का, और ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को एकल छूट भी बोलते हैं। एकल छूट, समतुल्य बट्टा और लगातार छूट, इसका रियल में मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने 10% और 20% की कोई लगातार छूट देनी है या समतुल्य बट्टा देना है किसी वस्तु पर। मान लो वस्तु 100 रुपए की थी, पहले 10% की छूट दी, कितनी आई 90 रुपए में, और 90 पर फिर 20 की देंगे तो 18 और कम कर देंगे, कितने की आ जाएगी 72 की। यानी लगातार, डायरेक्ट 30 नहीं बोलेंगे इसको, 10% पहले, फिर जो आएगा उसका 20% छूट देंगे और ये 72 में जाएगी। और टोटल छूट कितने की हो गई, 28 की। कितने में से, 100 में से, 100 में 28 की छूट हो गई तो गुणा 100 करेंगे तो 28% आ जाएगी। लेकिन ऐसे भी नहीं कर सकते। दूसरा मेथड, इसका एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। इससे भी अपन फेल हो जाएंगे क्योंकि इसमें भी दिक्कत आती है। एक आपको दे रखा है 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी। इसमें भी मिश्र भिन्न को जब 100 में जोड़ेंगे और घटाएंगे तब भी दिक्कत आएगी। तो इन सबसे बचने के लिए अपन क्या करेंगे, जब भी अपन को समतुल्य बट्टा फाइंड करना हो, 3 से अधिक परसेंटेज या 4 से अधिक परसेंटेज, कितनी भी आ जाए कोई समस्या नहीं है, इनमें जरूर दिक्कत आएगी। तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 10% 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। पटवार और ग्राम सेवक और एलडीसी की एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी जो भी एग्जाम लेता है उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 10% 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, लगातार छूट अपन को बतानी है। तो अपन क्या करेंगे, छूट का मतलब आपने देखा कि ये नेगेटिव मान होता है। कैसा मान होता है, छूट यानी कम करना, नेगेटिव मान। तो दोनों परसेंटेजों को तोड़ लीजिए आप, दोनों की बारी बारी से काम करते हैं। ये 1/10 भाग और ये 1/5 भाग। इससे देखे तो पुराने मान में कमी हो रही है, इससे देखे तो भी पुराने मान में क्या हो रही है, कमी, क्योंकि छूट है, दोनों में कमी। हाँ, एक हानि और एक लाभ की वैल्यू होती तो एक प्लस और एक माइनस होता, और एक लाभ दूसरा भी लाभ होता तो दोनों प्लस होते। लेकिन यहाँ तो छूट के बारे में बोला है, सारी की सारी छूट की परसेंटेज है तो दोनों को क्या नेगेटिव माना। और इनके द्वारा आप काम कैसे करेंगे वो देखना। पहली परसेंटेज में पुराना और नया मान लिखना है। ऐसे ही दूसरी, पहली परसेंटेज में देखें तो 10 वैल्यू पुरानी थी, उसमें एक की कमी करेंगे तो नई कितनी आ जाएगी, 9। ऐसे ही दूसरी के अंदर देखेंगे तो 5 वैल्यू पुरानी थी और एक की कमी करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ देखिए ध्यान से, 10 5 50 टोटल वैल्यू, यहाँ 50 हो गई, यहाँ कितनी हो गई 36। आप क्रॉस में काट भी सकते थे क्योंकि इनके बीच भी गुणा का चिन्ह और इनके बीच भी गुणा का चिन्ह है। जो कॉमन वैल्यू होगी वो काट भी सकते हैं आप छोटा बनाने के लिए, और नहीं काटना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 50 ये पूरी वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 50, क्योंकि मुझे पूरा बट्टा बताना है। तो ये टोटल पुरानी वैल्यू कितनी है 50। इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये कुल वैल्यू कितनी हुई गुणा करने पर 50, और ये टोटल कितनी होगी 36। कितने की कमी हुई 14 की, कितने में से 50 में से गुणा 100। ये मेथड चलाते रहेंगे और आंसर निकालते रहेंगे। 28% की कमी, यानी टोटल कमी कितनी होगी, एकल छूट कितनी निकल के आई 28%। आप कर सकते हैं इसको, एक बार ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसके बारे में 28% की कमी निकाल के अपन आगे निकल जाएंगे। अब इसके 3-4 क्वेश्चन और लिखते हैं और उन क्वेश्चनों को देखते हैं, ध्यान से देखना एक बार कौन कौन से क्वेश्चन है उनको। इसके ये 2 क्वेश्चनों की बात हम करते हैं। देखो, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा
कि केवल 2 ही परसेंटेज थी उनकी एकल छूट निकालना था, लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं कि मिस्र बिन भी जुड़ गई इनके अंदर, मिस्र बिन भी आ रही है और मिस्र बिन एग्जाम में आएंगी तो वो आपके फॉर्मूले क्या होंगे, फेल हो जाएंगे, यहाँ दिक्कत आने लगेगी, टाइम भी लग जाएगा और आप सही से कर भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ अपन को क्या देखना है, चाहे मिस्र बिन आए, चाहे 2 या 2 से अधिक 5 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को उसी मेथड से चलना। तीनों नेगेटिव परसेंटेज हैं, अपन को एकल छूट बतानी है तो अपन क्या करेंगे, बट्टा मेथड को यूज करेंगे, जिसके अनुसार क्या करते हैं, पहली वैल्यू 1/6 भाग, दूसरी वैल्यू 1/5 भाग और तीसरी वैल्यू 1/4 भाग, तीनों नेगेटिव परसेंटेज। तो पुराना और नया मान लिखेंगे इन दोनों को। पहली वैल्यू के अनुसार पुराना मान कितना हुआ 6, तो नया कितना होगा 5, दूसरी के अनुसार 5 तो ये 4 और तीसरी के अनुसार 4 तो ये कितना 3। अब यहाँ देखिए मैंने आपको कहा था या तो डायरेक्ट सबको गुणा कर दो, कुल मान आ जाएगा, ये कुल पुराना और ये कुल नया। इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, मैं पहले आपको बता दूं। तो यहाँ देखना ध्यान से, ये पुराना कुल मान और ये नया कुल मान। बट्टा के भी अलग से टॉपिक को पढ़ेंगे, उस वक्त भी काफी सारे क्वेश्चन अपन बट्टा के देखेंगे, लेकिन यहाँ देखना ये मेथड कैसे चलता है। आप क्रॉस में काट भी सकते हैं वैल्यू को छोटा बनाने के लिए, जैसे मैं इसको इससे काट दूं, इसको इससे काट दूं, तो यहाँ वैल्यू 6 और 3 ही बची। यदि गुणा करके टोटल लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहां वैल्यू बड़ी क्यों करें, जितना छोटा बना लेंगे उतना ही आसान है। तो 6 से 3, पुराना 6 और नया मान कितना बन गया 3, तो कितने की कमी हो गई, 3 की कमी हो गई, कितने में से 6 में से 3 की कमी हो गई गुणा 100, 3 की कमी हो गई कितने से, 6 से 3 की कमी हो गई, इस 3 की नहीं, ये 3 कमी कितने की हुई 3 की, कितने में से 6 में से इंटू 100, तो 1/2 भाग कितना आ जाएगा 50% की इस पूरे क्वेश्चन में कमी हुई। टोटल छूट कितनी निकली 50%, टोटल छूट 50% निकल जाएगी इसमें। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो देखो वैल्यू बनाते हैं, 6 से 5, 5 से 4, 7 से 6, ये 1/7 होता है, ये 1/5 होता है, ये 1/6 होता है और ये 1/4 होता है। अब देखिए और लास्ट वैल्यू 4 से 3। अब यहाँ देखिए कौन कौन से कर सकते हैं, उनको काटो, ये कट गया और यहाँ 4 से 4 कट गया, वैल्यू क्या बची 7 और 3, कितने की कमी हो गई, यहाँ देखिए 4 की कितने में से 7 में से इंटू 100 बराबर कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, वो टोटल कमी आएगी, क्योंकि टोटली बट्टा बता रहे हैं तो कमी कितने परसेंट की आ जाएगी 400/7%। आगे सोल्व इसको कर लेंगे और इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। और अब इसमें आगे जो आता है भाषा के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समतुल्य बट्टा के मैंने क्वेश्चन बता दिए। बट्टा मेथड से भाषा के आधार पर कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन तो यही बता दूं आपको मैं कि पुराना मूल्य आपको दिया हुआ हो, नया मूल्य आपको पूछ ले टोटल छूट देने के बाद में। जैसे मैं बोलना चाहूं कि एक इसमें क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को समझते हैं। यदि एक वस्तु जिसका मूल्य 10,000 है, उस वस्तु पर 10% तथा 20% के 2 क्रमिक बट्टे देने पर उस वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। अब की बार आपको कमी और वृद्धि परसेंटेज में नहीं पूछी है, उसने क्या दिया है, पुराना मूल्य दिया है और उसका नया मूल्य पूछना चाहता है इन दोनों क्रमिक छूट देने के बाद। पहली क्रमिक छूट 1/10 की, दूसरी क्रमिक छूट 1/5 की। तो यहां से देखेंगे तो 10 से वैल्यू कितनी बनेगी 9, ये पुराना और ये नया मान, और इसके अनुसार देखे तो 5 से वैल्यू क्या बनेगी 4। यहाँ देखो 10 5 50 और यहाँ देखे तो 9 चौक 36, यहाँ तक तो काम करना ही है। यदि आपको ये पूछता कि टोटल छूट कितने की होगी, तब तो आप 14 की कमी, कितने की कमी, पुराने मान में देखें और नए मान में देखें तो कितने की कमी हो गई 14 की कमी, कितने में से 50 में से गुणा 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये नहीं दिया गया। अब उसने क्या दिया है, पुराना मूल्य देकर नया मूल्य पूछा है, तो पुराना कुल मान तो यही तो होगा,
पुराना कुल मान 50 इकाई था। कितना इकाई था? 50 इकाई। इसका मान कितना दिया था उसने? 10,000। 50 इकाई का मान 10,000, तो एक इकाई का मान फाइंड करेंगे जिससे कि अपन इसका बता पाए। 50 इकाई का मान 10,000, तो एक इकाई का मान 200। एक इकाई का मान कितना हो जाएगा? 200। अपन को बताना एक नया मूल्य है, ये नया है, टोटल नया मूल्य है। तो एक इकाई का मान 200, तो 36 इकाई का मान कितना होगा? एक इकाई का मान 200 है, तो 36 इकाई का मान 36 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 7200 हो जाएगा। ये नया मूल्य आ गया। आपको ये भी पूछ सकता था उसने टोटली कितने रुपए की छूट दी, तो यहाँ से 14 इकाई है। टोटली छूट कितनी है? 14 इकाई की। तो एक इकाई का मान 200 है, तो 14 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 2800। टोटली छूट कितनी है? 14 इकाई। तो एक इकाई का मान 200 है, तो 14 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 2800। ये सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक बार फिर देख लेना। पहला क्वेश्चन क्या बना सकता है कि कितने परसेंट की छूट दी, टोटल कितने परसेंट की छूट दी, तो कितना हो जाएगा? 14 की छूट कितने में से? 50 में से, गुणा 100 बराबर 28%। दूसरा, कितने रुपए की छूट दी, ये रुपए हैं, कितने रुपए की छूट दी, तो 14 इकाई की छूट दी थी। एक इकाई का मान 200 आया था वहां से, तो 14 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 2800। 50 इकाई का मान उसने दिया था, पुराना मूल्य और नया मूल्य पूछा था। आपको नया देकर पुराना भी पूछ सकता है और पुराना देकर नया भी पूछ सकता है, ये इसका काम है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे देखा अपन ने। अब इसके आगे चलते हैं। जो भाषा के आधार पर बट्टा के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन के आते हैं। आयत पर भी आ जाता है, घन पर भी आ जाता है, वर्ग पर भी आ जाता है। इसके अलावा भी मजदूर के वेतन पर भी आ जाता है, और सिनेमा हॉल की टिकटों की संख्या पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। उन सभी क्वेश्चनों को अपन को एक एक करके देखना है, और इसके बाद में जनसंख्या के क्वेश्चन है वो भी अपन यहीं पे लेकर चलेंगे और इसी मेथड के द्वारा सोल्व कर लेंगे। अपन को अलग अलग सूत्र रटने की और अलग अलग सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इन 3 क्वेश्चनों को देखते हैं, उसी पर आधारित ये तीनों क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लेकिन मैं आपको बता दूं आप सूत्र में मत जाना। जैसे यहाँ किताब वाला ये कहता है कि यदि दोनों परसेंटेज समान हो तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं, उभयनिष्ठ का स्क्वायर बटा 100। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 कर लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं 100 प्लस माइनस ए। लेकिन भैया ये तो ये परसेंटेज है। आगे वाले क्वेश्चनों में मैं 16 से ही 2/3%, 12 से 1/2% इनका यूज करूंगा, तब ये यहाँ से दिक्कत होने लग जाएगी। इसलिए ये काम अपन नहीं करेंगे, इसको पहले रिजेक्ट कर देते हैं। हम देखना चाहेंगे कि एक मजदूर के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई। अब देखो इन क्वेश्चनों में वृद्धि कमी, दोनों वृद्धि दोनों कमी कुछ भी आ सकता है। तो पहले तो 20% की वृद्धि, फिर बाद में 10% की कमी की गई, तो अंत में उसके वेतन पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कुल प्रभाव पूछना चाहता है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, पहले वेतन 20% बढ़ाया, फिर वेतन भी 10% कम किया। देखो अलग अलग परसेंटेज है तो आपको वो सूत्र नहीं लगेगा, और आगे वाले सूत्र लगेंगे तो उनके अंदर यदि मिश्र भिन्न की परसेंटेज आ जाएंगी तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ उस इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन देखे। यहाँ देखेंगे पहले 1/5 की वृद्धि, फिर 1/10 की कमी। 5 में 1 की वृद्धि कितनी? 6, और 10 में 1 की कमी कितनी? 9। तो यहाँ देखें ये पुराना वेतन है दोनों प्रकार से, और ये नया वेतन है। तो देखो 10 5 50 कुल वेतन पुराना कुल वेतन, और ये 9 6 54 नया कुल वेतन। ये पुराना कुल वेतन और ये नया कुल वेतन। अब अपन को यहाँ देख लीजिए, बताना क्या है कि इसके वेतन पर कुल क्या प्रभाव पड़ा, कितने की कमी आई? 4 की कमी आ गई। कितने में से? 50 में से गुणा 100। आंसर कितना आ जाएगा? 8% की कमी। टोटली क्या हुई यहाँ, कमी हुई कि वृद्धि? नहीं, कब वृद्धि हो गई, 8% की वृद्धि। पहले कुल वेतन कितना था? 50, अब कितना हुआ? 54। बढ़ गया, कितना बढ़ा? 4 बढ़ गया, कितने में से? 50 में से। 4 बढ़ गया, कितने में से? 50 में से इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 8% की वृद्धि हुई। इसको ध्यान से देख लीजिए। ऐसे ही अगले वाला क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। पहले 10% की कमी, यानी आप डायरेक्ट लिखिए पुराना और नया मान। 1/10 से एक कमी है और दूसरा वृद्धि है, तो 10 से वैल्यू कमी में 9 बनेगी और एक में 10 से वैल्यू 11 बनेगी। तो
तो ये टोटल कितना हो गया, पुराना कुल 100 और नया कुल 99। कितने की कमी हो गई, 1 की कमी। कितने में से 100 में 1 की कमी हुई गुणा 100, कितने परसेंट की टोटल कमी आ जाएगी, 1% की कमी। ये इसका आंसर हुआ, 1% की कमी। ऐसे ही अगले वाला क्वेश्चन है, आयत पे आ गया। इसमें क्या होता है कि यदि अपन सूत्र के अनुसार करते हैं तो अनुपातों के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है आयत का, आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, कम कर दिया गया तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनमें क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, उनकी बातें आगे करूंगा मैं। यहाँ गुना का क्वेश्चन भी बन सकता है और यहाँ एक क्वेश्चन दूसरा गुना का, पहला क्वेश्चन परसेंटेज का, कमी और वृद्धि का, ये क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं अनुपातों के अंदर। तो ये चीज़ यहाँ देखेंगे। क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है। और लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लेकिन यहाँ देखें तो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी नहीं, कांस्टेंट वैल्यू अनुपातों में कट जाती है, दोनों तरफ समान रहेगी तो अनुपातों में कट जाएगी। इसलिए अपन अनुपात में ही काम कर लेते हैं ऐसे ही। तो पहले 20% बढ़ाया यानी 1/5 बढ़ाया, फिर 1/5 कम किया, तो पुराना मान यानी पहली भुजा का मान क्या होगा, 5 से 6 होगा। भुजा जो पहली भुजा थी वो पहले कितनी थी, 5, और अब 1 बढ़ाने पे कितनी हो गई, 6। दूसरी भुजा 5 से कितनी बनेगी, 4। टोटल कितनी हो गई, 25 से 24। कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। कितने में से, 25 में से गुणा 100, 25 में 1 की कमी हुई तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 4% की टोटल कमी। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट किए, इससे आगे पढ़ते हैं। और इसी प्रकार ये 3 क्वेश्चन और लिए गए, उसी के बेस पे हैं। यहाँ वर्त घन इनकी बातें करता है। वर्त की त्रिज्या को 25% कम कर दिया गया, त्रिज्या को 25% कम कर रहा है। पाई आर स्क्वायर आप इसका क्षेत्रफल जानते हैं, लेकिन पाई पहले वाले में भी रहेगा और दूसरे वाले में भी, पुराने वाले में भी नए वाले में भी। पाई का मान कॉमन है, समान है दोनों जगह, तो अनुपातों में कट जाएगा, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है। पाई आर स्क्वायर अपन जानते हैं, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर होगा, त्रिज्या में ही तो चेंजिंग होगी। तो यहाँ देखो पाई से पाई अनुपात में कट जाएगा, ओनली आर स्क्वायर का खेल होने वाला है। तो यहाँ देखिए वर्त की त्रिज्या को 25% कम कर दिया गया, यानी 1/4 भाग कम कर दिया गया। तो पुरानी त्रिज्या कितनी, 4, और नई त्रिज्या 3। आप जानते हैं इसका क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर। यानी मैंने आपको पहले ही कह दिया, क्षेत्रफल में 2 बार लेनी है वैल्यू। आपको एक ही परसेंटेज दी हुई है, लेकिन वैल्यू को कितनी बार लोगे, 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर। तो वापस 4 और 3 लिख दोगे, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल में पुराना क्षेत्रफल 16 और नया 9, कितने की कमी हो गई, 7 की। 7 की कमी कितने में से, 16 में से गुणा 100, 700 में 16 का भाग दे देंगे। ये क्या आ जाएगी, कमी क्षेत्रफल में, वर्त के क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी। आप इसको कितना बोलेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौक 64, 64, 6 बच गए 60, 16 तियाँ 48, 12 बच गए 12/16, 4 से कट जाएगा 3/4। भाई यार 43 सही 3/4% बता सकते हैं। इसके बाद किसी घन की भुजा को 33 से 1/3% बढ़ा दिया गया हो, किसी घन की भुजा को 33 से 1/3% बढ़ा दिया गया हो, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घन की भुजा बोल रहा है तो कितना बढ़ा रहा है, 33 से 1/3%, यानी 1/3 भाग बढ़ा रहा है। तो 3 में से 1 बढ़ाएगा तो पुराना मान कितना हो जाएगा, 3, नया मान 4। अब ये मिस्र भिन्न भी आ गई तो कोई समस्या यहाँ नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, आयतन पर प्रभाव बताना है। तो आयतन का मतलब होता है क्यूब। आप जानते हैं घन का क्यूब क्या, वो सॉरी भुजा का क्यूब होता है घन का आयतन। भुजा का क्यूब क्या होता है, घन का आयतन। तो 3 बार वैल्यू लिखनी है, एक बार परसेंटेज दिए, लेकिन आयतन में वैल्यू कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। परिमाप में 1 बार, क्षेत्रफल में 2 बार और आयतन में 3 बार। तो ये हो गया 27, ये हो गया 64। तो यहाँ क्या हो गई, वृद्धि हो गई, कितने की हुई, यहाँ वृद्धि हो गई 34 और 3 37 की वृद्धि, कितने में से
27 में 37 की वर्दी इंटू 100 कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। ये क्या आ जाएगी, वर्दी आ जाएगी। ऐसे ही इसमें देखते हैं, तो किसी वर्त की त्रिज्या को 200% बढ़ा दिया गया हो तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कितना गुना हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन, ये गुना वाले क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों में अप्लाई हो सकते थे। 200% बढ़ाने के लिए बोल रहा है। 200% का मतलब कितना होगा, 200/100 यानी 2/1 भाग बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो पुराना मान नीचे वाला हमेशा, तो कितना 1 और नया कितना 2 बढ़ाने के बाद 3 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन 3 गुना वाला बन गया कि किसी वर्त की त्रिज्या वो 3 गुना लिख दिया जाए। तो पहले 1 थी तो वो 3 गुना लिख दिया। ये कई दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इनको लिखने का तरीका अलग अलग है। गुना बताने के लिए आप देख सकते हैं 1 को कितना बना दिया, 3 गुना बना दिया। तो यहाँ देखें तो वापस 1 क्या हो जाएगा, 3 गुना। तो क्षेत्रफल बताना है तो वापस 1 से 3, 1 और ये 9। अब देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन कितना प्रतिशत बढ़ गया या कितना क्या प्रभाव पड़ गया। तो प्रभाव तो 8 का पड़ गया, 8 बढ़ गया कितने में से, 1 में से गुणा 100, कितना परसेंट, 800% बढ़ गया। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें ये क्या किया उसने कि कितना गुना हो जाएगा। गुना निकालने के लिए आपको बता देता हूँ मैं, गुना निकालना हो तो अगली वाली वैल्यू में यानी 9 में 1 का भाग दिया, 9 गुना। आगे नई वाली वैल्यू में पुरानी वैल्यू का भाग देना है, उससे क्या निकल जाएगा, गुना निकल जाएगा। कितना परसेंट बढ़ गया, 800% बढ़ गया। नया मान पहली का कितना प्रतिशत है, नया मान पहली का कितना प्रतिशत है, तो 900% है। और इसमें एक बात ये भी बोल सकता था पहला मान दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो अपन ये पहले ही सीख चुके हैं। ये क्वेश्चन था। गुना की बात करें तो याद रखना नए मान में पुराने मान का भाग देकर बता देना है कितना गुना हो गया। और प्रभाव की बात करें तो कितना बढ़ा या कितना कम हुआ, कितने में से इंटू 100 यानी 800% बढ़ गया। आगे और क्वेश्चनों को देखते हैं। एक वर्ग पर भी क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी वर्ग की भुजा को 12.5% बढ़ा दिया गया हो तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 12.5% 1/8 भाग होता है। तो पुरानी भुजा कितनी, 8, तो नई भुजा कितनी, वर्ग की 9। आप क्षेत्रफल जानते हैं भुजा का क्या होता है, स्क्वायर, यानी वापस लिख देंगे 8 से 9 क्योंकि वही परसेंटेज काम में आ जाएगी। तो भुजा सेम थी तो सेम परसेंटेज को काम में ले लिया। तो यहाँ 8 64 9 9 81 कितने की वर्दी हो गई, यहाँ वर्दी हुई, क्या हुई भाई, वर्दी कितने की, 17 की वर्दी। कितने में से, 64 में से, गुणा 100 कर लेंगे, 1700 में 64 का भाग दे लेंगे और आंसर बता देंगे, परसेंट वर्दी। अगले वाला क्वेश्चन देखें तो किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या में प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष 16 से ही 2.3% की कमी हो गई तो नगर की जनसंख्या पर कुल क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ करते हैं पहले 10% की वृद्धि और 1/6 भाग की कमी। तो 10 से वैल्यू यानी जो पुरानी जनसंख्या है, अब की बार बात किस पर आ गई, जनसंख्या पर। एक चीज और यहाँ देख सकते थे, गुना बताना होता तो क्या करते, नए वाले मान में पुराने मान का भाग दे देते। तो गुना बताना हो तो क्या करेंगे, 81/64 गुना, ये बोल देंगे और आंसर बता देंगे। ये कहानी थी। अब यहाँ देखिए तो यहाँ 10 से वैल्यू क्या बन जाएगी 11 और 6 से वैल्यू क्या बनेगी 5। यहाँ 60, 10 के 60, 11 5 55। ये पुरानी जनसंख्या, ये नई जनसंख्या। क्या प्रभाव पड़ गया जनसंख्या पर, 5 की कमी हो गई, कितने में से, 60 में से, इंटू 100, 12 पंजू 60, भाग दे देंगे 100 में 12 का 12 अंटे 96, 4/12, 1/3, 12 अंटे 96, कितने बचे 4, 4/12। तो यहाँ बोल देंगे इसको 8 से ही 1/3% की कमी। ये पूरा आंसर। इसी प्रकार ये जनसंख्या पर आधारित 2 क्वेश्चन, उनको भी अपन यहाँ देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 90,000 है, उसमें प्रथम वर्ष 20% की कमी, द्वितीय वर्ष 33 से ही 1/3% की वृद्धि तथा तृतीय वर्ष 16 से ही 2/3% की कमी हो गई। तो ये सारे क्वेश्चन भी किस पर हो जाएंगे, बट्टा पर हो जाएंगे, ना किसी सूत्र को लगाने की आवश्यकता होगी।
पहले वर्ष 20% की कमी, दूसरे वर्ष 33 से ही 1/3% की वृद्धि और तीसरे वर्ष 16 से ही 2/3% की कमी। 1/5 भाग, 1/3 भाग, 1/6 भाग, ये आप जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, पुरानी और नई जनसंख्या का अनुपात बनाएंगे। 5 पुरानी है तो 1 की कमी की तो 4, 3 पुरानी है तो 1 की वृद्धि की तो 4, 6 पुरानी है तो 1 की यहाँ कमी करेंगे तो 5। टोटल पुरानी संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल पुरानी जनसंख्या कितनी हो जाएगी भाई, 90 इकाई। और नई जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 80 इकाई। इसे पहले वाली बोलेंगे, इसे बाद वाली बोलेंगे। इसने बोला 3 वर्ष बाद की बताइए, तो पहले वाली दी हुई, पहले वाली पूछेगा तो बाद वाली दी हुई है, ये अपन को देखना है। तो यहाँ देखेंगे कि बाद वाली पूछ रहा है तो ये 90,000 पहले वाली है, और यहाँ पहले वाली पूछेगा तो ये 72,000 बाद वाली है। तो ये अपन को पहले वाली दी हुई है 90,000, 90 इकाई का मान 90,000, 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, अरे 90 का मान 90,000 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1,000। 90,000 बटा 90, 1,000, और 80 इकाई का मान कितना आ जाएगा, फिर 1,000 से गुणा कर देंगे तो 80,000 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन आगे चले तो इसमें देखें 90 इकाई का मान 90,000, 1 इकाई का मान 1,000, तो 80 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 80,000। इसी प्रकार यहाँ इन क्वेश्चनों में आपको कोई प्रतिशत में कमी या वृद्धि टोटल नहीं पूछी गई थी। यदि टोटल वृद्धि या कमी पूछी जाती तो वही अपन पहले जो क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से करते, लेकिन यहाँ पुरानी जनसंख्या देकर नई वाली पूछ रहा था, नई वाली देकर आपको पुरानी वाली पूछ सकता है। जैसे इसमें दोनों वर्षों के लिए लगातार कमी होगी। है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 72,000 है, यदि उस जनसंख्या में लगातार दो, ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 72,000 है, यदि उस जनसंख्या में लगातार 2 वर्षों के लिए, लगातार दोनों ही वर्षों के लिए एक ही परसेंटेज दे रखी है, 14 से ही 2/7%, दोनों वर्षों के लिए। अगले वाले वर्ष के लिए भी 14 से ही 2/7% वृद्धि या कमी दे रखी है दोनों वर्षों के लिए 1/7 की। तो क्या बोलेंगे, 7 से वैल्यू पुरानी जनसंख्या 7, तो नई जनसंख्या कितनी 6, और दूसरे साल भी 7 से 6, क्योंकि दोनों सेम थी। तो ये कितनी हो गई 49, और ये कितनी हो गई 36। 49 इकाई कुल पुरानी जनसंख्या और 36 इकाई कुल नई जनसंख्या। यहाँ पुरानी पूछी है, पहले की पूछी है, इसका मतलब ये पूछना चाहता है, और नई दी है 36 इकाई का मान 72,000। देखो वही वर्तमान नई वाली है, तो 1 इकाई का मान 2,000, तो 49 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 2,000 से गुणा करेंगे तो 49 का मतलब 98,000। यह आंसर हो गया। आज यहीं तक खत्म करते हैं, और कल आपको इसके जस्ट आगे यहाँ से ही इसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के तीसरे भाग में पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक अपन ने कर लिया आप उसको ध्यान से देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।